नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एंड शो में। मेरा नाम है नीरज और पिछले हफ्ते हमने मार्केट में देखा कि काफी ज्यादा सेलिंग देखने को मिली, बहुत ज्यादा। और उसमें दो बड़ी खबरें थी, H1B वीजा भी प्ले आउट हो रहा था और साथ के साथ फार्मा में जो ग्लोबली उन्होंने 100% टैरिफ लगाया है ब्रांडेड और पेटेंटेड दवाओं पे, उसका भी असर देखने को मिला। और इसीलिए आप खासतौर पर देखेंगे थर्सडे और फ्राइडे को काफी ज्यादा सेलिंग देखने को मिली। मैचिंग बाइंग हो रही है, डीआईएस बहुत खरीद रहे हैं, लेकिन फिर भी ये पहेली है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारा मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा है और जब भी ऊपर जाने की कोशिश करता है तेजी से नीचे आता है। तो आज इस बहुत ही कॉम्प्लेक्स इश्यू को बहुत आसान भाषा में एक्सप्लेन करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एफआईआई की स्ट्रेटजी क्या है और एफआईआई की इतनी सेलिंग क्यों है। तो इसको समझने के लिए हमेशा की तरह इस वीकली शो में मेरे साथ सुनील सर आ गए हैं। सुनील सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये सचमुच तो सर अब ये इतना मिस्ट्री हो गई, पहेली हो गई। अब इसको आप हमें समझाइए, जो हमारे 3 क्वेश्चन है आपसे कि एक तो ये कि कोई भी गुड न्यूज काम नहीं कर रही है, जो भी गुड न्यूज आती है वो डिस्काउंट हो जाती है। जीएसटी ऐसा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म काम नहीं कर रहा है। आईटी और फार्मा में बावजूद इसके लोग कह रहे हैं बहुत इंपैक्ट नहीं होगा, फिर भी मार्केट में सेल ऑफ चल रहा है। और क्या है जो मार्केट का मूड ठीक कर सकता है, एफआईआई का मूड ठीक कर सकता है, ये हमें आप समझाइए सर। बिल्कुल। तो पहली सवाल को लेते हैं, व्हाई इजंट एनी गुड न्यूज वर्किंग राइट नाउ। तो पहली बात है ये कि गुड न्यूज इज वर्किंग। क्यों मैं कह रहा हूं ये कि कहां पे है गुड न्यूज। गुड न्यूज है आपको जीएसटी कट, और जीएसटी कट के कारण कंज्यूमर ड्यूरेबल के सेल्स में, और आप देखेंगे तो ऑटो के सेल्स नंबर अच्छे आए और ऑटो का इंडेक्स भी बढ़ा है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का इंडेक्स भी बढ़ा है। यानी कि गुड न्यूज काम कर रहा है, मगर जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गुड न्यूज से पूरी मार्केट चलेगी, यानी पूरी मार्केट चलने के लिए आपको दो चीज की जरूरत है। एक, अपनी पूरी अर्थव्यवस्था बढ़ने चाहिए इस गुड न्यूज के कारण, और उस अर्थव्यवस्था की बढ़ने से किसी का मन बदलना चाहिए, क्योंकि मार्केट में जो है, मार्केट एक कमोडिटी की तरह है। कमोडिटी का क्या होता है कि एक चीज होती है, उसको जो प्रोड्यूस करने के लिए जो कॉस्ट होता है, प्रोड्यूसर का प्रॉफिट होता है, वो होता है उसका सही दाम, वो होता है स्टॉक मार्केट के लैंग्वेज में वैल्यू। बट सेकेंड होता है प्राइस, जो देने के लिए तैयार है। वो कमोडिटी प्रोड्यूसर के हाथ में नहीं है, वो कमोडिटी बायर के हाथ में है, जिसके सामने उसकी ऑल्टरनेटिव्स सामने जो है उस कमोडिटी को सब्स्टिट्यूट कर सके। आलू खा रहे हो क्या, बैंगन से उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि आलू को आप खाएंगे कि नहीं खाएंगे। तो स्टॉक मार्केट के लिए ये गुड न्यूज, पहली बात मैं बताता हूं कि जो गुड न्यूज है वो सेक्टर स्पेसिफिक है। ये पूरी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए आप देख रहे हैं कि पहले, इस गुड न्यूज से पहले इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ 6.5% था, और इस गुड न्यूज के बाद भी 6.5 के आसपास ही है। ऐसा नहीं कि ये गुड न्यूज ने लेकर हमारे 6.5 को 8% लेके गया। तो क्या हो फैक्टर ये गुड न्यूज का, कि अगर ये नहीं होती तो शायद ये 6.5 5.5 में गिरती, और इस गुड न्यूज ने उसको प्रोटेक्ट करके उसी 6.5 के ऊपर रखा है। तो फर्स्ट थिंग, आप गुड न्यूज जो कह रहे हैं वो एक डिफेंसिव जेस्चर है टैरिफ्स के कारण। क्यों, प्रॉब्लम क्या हुआ इंडियन देश को, टैरिफ का असर पड़ रहा था, तो उसको काउंटर कर रहे हैं हम अच्छी तरह। ये गुड न्यूज सब उस बैड न्यूज को काउंटर कर रहा है, और हमारी अर्थव्यवस्था जहां पहले थी वहीं पे पहुंच रही है, वही बड़ी बात है। यह भी समझना जरूरी है, अगर ये नहीं करते तो और भी बहुत बुरा होता। तो उस बुराई से हमने प्रोटेक्ट कर लिया है, तो गुड न्यूज काम कर रहा है। मगर आज की जो माहौल है उसमें वो डिफेंसिव काम कर, जैसे क्रिकेट की भाषा में कहे तो टर्निंग विकेट है। वहां जाके आप तोड़ फोड़ मार नहीं करते, आपको का डिफेंस स्ट्रांग होना चाहिए ताकि आपके विकेट ना गिरे। तो वो हो रहा है अब तक वन। तो इसकी चीज के कारण अब फिर क्या है कि उन सेक्टर में जरूर आप सेक्टरल आउटलुक देखें एक मिनट, तो जो है आपके पास मैं बताता हूँ जो सेक्टर का परफॉर्मेंस था मार्केट में, ये 1 साल का परफॉर्मेंस है। क्यों मैं ये दिखा रहा हूँ कि ये अपना लास्ट वीक का परफॉर्मेंस है, पहले इस हफ्ते का देखिए, लास्ट वीक का परफॉर्मेंस। हाँ, यहाँ पर देखिए, अब क्या है कि पूरे के पूरे सभी
सेक्टर में सेलिंग रहा है। गुड न्यूज बैड न्यूज का फर्क नहीं, हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, जो कम गिरावट हुआ वो था ऑटो और कम गिरावट हुआ पीएसयू बैंक में, ज्यादा गिरावट हुआ आईटी और फार्मा और रियल्टी। ये तीन बातें हैं जहां पर आपको असर और दिखा। तो क्लियरली इस हफ्ते के लिए अगर मार्केट परफॉर्म देखना है, आपकी सेकंड प्रश्न पर आना होगा कि आईटी और फार्मा की जो बैड न्यूज इस हफ्ते थी, उसी वही कारण थी कि वो जो गुड न्यूज आप कह रहे हैं उसका पूरा हवा निकल गया बिकॉज ऑफ द बैड न्यूज इन टू सेक्टर्स, आईटी और फार्मा, राइट। तो अब इस चीज के ऊपर बिफोर वी एक्चुअली डिस्कस आईटी और फार्मा, हम थोड़ा बहुत ओवरऑल मार्केट का एक साल का जो परफॉर्मेंस है उसको देखते हैं। एक हफ्ते की तो देख ली, इसमें एक साल में बहुत चीज है, क्योंकि ये एक साल इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सितंबर एंड, लास्ट ईयर सितंबर एंड में ही एफआईएस ने अपना बिकवाली शुरू किया था। तो ये खास एक साल, अब ये बहुत खास है क्योंकि लास्ट ईयर अप्रैल टू सितंबर भयंकर खरीदारी हुई थी डीआईआईएस और एफआईएस दोनों की तरफ से, मगर अक्टूबर ऑफ लास्ट ईयर से एफआईआईएस ने बेचना शुरू किया। इसलिए आज एक साल का देखे रिटर्न तो देखे, स्मॉल कैप का -9%, मिड कैप का -7% और निफ्टी का -6%। तो इस एक साल के अंदर आपने देखा कि पूरी मार्केट में नेगेटिव रिटर्न दिया है। और ऐसा नहीं कि इस साल में हमारी अर्थव्यवस्था पे कोई प्रॉब्लम ज्यादा था। यस, एक दो क्वार्टर में जीडीपी कम आई थी, फिर वापस बाहर बढ़ गई थी। अगर अर्निंग सीजन देखे तो हाई सिंगल डिजिट, लो डबल डिजिट रिटर्न था, हाई सिंगल डिजिट इन निफ्टी एंड लो डबल डिजिट इन मिड एंड स्मॉल कैप। तो ऐसे नहीं कि अर्निंग्स ग्रोथ ही नहीं थी, अर्निंग्स की ग्रोथ थी, शायद उम्मीद से कम थी मगर ग्रोथ तो थी। तो ये क्यों है, इसके पीछे अब आप फ्लोज के ऊपर, तो दो चीज होते हैं इसमें भाइयों कि एफआईएस की फ्लोज, डीआईएस की फ्लोज के बारे में चर्चा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एसआईपी बुक जब उधर 23,000 पे था, आज 26,000 पे पहुंची है। यानी रिटेल निवेशक का भरोसा तो बढ़ गया है। और इंडियन फंड मैनेजर्स भी बीच में मार्च एंड तक उन्होंने कैश बैलेंस बढ़ाया था क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च का सीजन अच्छा नहीं था, तो उन्होंने थोड़ी अपनी कैश बैलेंसेस बढ़ाई थी। मगर अप्रैल से लेकर हर महीने 60,000 करोड़ की खरीदारी करते आ रहे हैं डीआईएस। तो डीआईएस के बारे में कोई अभी चर्चा नहीं करने की जरूरत है, पता है हमें कि वो खरीदारी, उनके खरीदारी के बावजूद ये लाल निशान जो दिख रहा है यानी कि एफआई की बिकवाली भयंकर थी। अब एफआईएस की बिकवाली के बाद में दो चीज हमें याद रखने की जरूरत है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट इंडियन मार्केट की तरह नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट में पैसिव फंड्स ऑलमोस्ट 50% ऑफ टोटल फ्लोज होते हैं। क्यों मैं कह रहा हूं कि पैसिव फंड्स की जो बाइंग और सेलिंग होती है वो फंड मैनेजर के हाथ में नहीं होती, वो होती है इन्वेस्टर के हाथ में। अगर इन्वेस्टर ने पैसा निकाला तो पैसिव फंड को बेचना होगा, नंबर 1। सेकंड बात पैसिव फंड के बारे में क्या है कि इंडिया के बारे में कोई सोच में बदलाव आया और उस निवेशक ने पैसा निकाला तो समझिए कि सेक्टर डजंट मैटर। आपके इंडेक्स का जो रेशियो है सेक्टर के, उस हिसाब से तो सेलिंग आ जाएगी। तो 35% आप सबको फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर है, 11% आपको आईटी का शेयर है, 7-8% आपको एफएमसीजी का है। तो किसी भी सेक्टर में पैसिव जो एमएससीआई का इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स होता है या एमएससीआई का इंडिया इंडेक्स होता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि पूरा पैसा आता है एक ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट पूल में, कुछ पैसा आता है डायरेक्ट इंडिया पैसिव में। जैसे ईटीएफ चलता है, निफ्टी ईटीएफ चलता है, निफ्टी ब्रॉडर मार्केट ईटीएफ चलता है। तो इंडिया डेडिकेटेड फंड्स में अगर पैसा निकल रहा है तो वो इंडिया डेडिकेटेड ईटीएफ या जो बेंचमार्क होता है उस रेशियो से पैसा मार्केट में निकलेगा। तो क्या ये सेकंड बात क्या है, एक्टिव फंड्स की बात करते हैं। अभी एक्टिव फंड्स में क्या होता है कि दो चीज होते हैं, इन्वेस्टर पैसा देता है या निकालता है, वहां पे भी फ्लोस की बात आती है। बट जो फ्लोस आते हैं इमर्जिंग मार्केट के पूल में, वहां पे कितना इंडिया को दिया जाए, कितना चाइना को दिया जाए, ये फंड मैनेजर के हाथ में है। करेक्ट, राइट। क्योंकि ओवरऑल हमारे जो एक एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स देखें
तो 16.9% इंडिया का शेयर है। तो अगर वो न्यूट्रल वेट पे है तो इंडिया को 16.9% अपने पोर्टफोलियो में खरीदारी करेगा। अगर ओवरवेट है तो 20% तक ले जा सकेगा या और भी ज्यादा। अगर अंडरवेट है तो 15-14 निकालेगा। तो दो चीज हमें देखना चाहिए, एक है फ्लोस, दूसरी है फंड मैनेजर की आउटलुक इंडिया की ओर। तो एक स्लाइड में मैंने कुछ डेटा समराइज किया है इसके बारे में। नीरज जी वो दिखाएंगे। दिस वन ये तो ओवरऑल पिक्चर है, ये एक बार देख लेते हैं। तो टोटल इस साल के अंदर ये अप्रैल में 9, एक मिनट रहने दीजिए उसको, वही स्लाइड को, ये वाला ये दिखाता हूँ। नहीं अभी अच्छा नहीं। ओके ये वाला इसमें देखते हैं कि क्या है। देखिए इसमें ये नेगेटिव रिटर्न जो मैंने देखा, यानी 6% निफ्टी, 7% मिड कैप, 9% स्मॉल कैप, इसके बावजूद के डीआईआई ने 5 लाख करोड़ की खरीदारी करी है जस्ट ईयर टू डेट, और एफआई इक्वली खाली 1.25 लाख करोड़ थी। यानी उसको कवर करने के बाद उनके और 4 लाख करोड़ खरीदारी की है, फिर भी आपको मार्केट में लाल निशान है। ये पहली का आंसर क्या है? ये पहली का आंसर ये है कि जो 1.25 लाख करोड़ एफआई ने बेचा उसको तो खरीदा डीआईएस ने, मगर वो कहां पे खरीदारी कर रहे थे? ज्यादातर सेक्टर रोटेशन पे कर रहे थे, इसलिए आपको ओवरऑल मार्केट में उसका इफेक्ट नहीं दिख रहा है। तो क्यों मैं कह रहा हूं कि आने वाले दिनों के लिए भी ये स्टोरी कहना कि डीआई की फ्लोज है और वो मार्केट में रिटर्न दिलवाएगी, ये एब्सोल्यूट नॉन एविडेंशियल है। मैं बकवास नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा नॉन एविडेंशियल है कि इतना और कितना फर्क होना चाहिए। पता है 1.25 लाख करोड़ सेलिंग के अगेंस्ट 5 लाख करोड़ की बाइंग, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है भैया? तो इंडियन मार्केट की आउटलुक के लिए क्लियर एक बात सामने दिख रही है कि एफआई की मन में बदलाव आनी चाहिए, यानी दोनों इन्वेस्टर और फंड मैनेजर, उनकी सोच में बदलाव आनी चाहिए। तो एक वो समरी था ऑफ फ्लोस जो लिखित में था, टेबल नहीं था नीरज जी, वो वाला स्लाइड दिखाइए। या आप कंटिन्यू में दिखाता हूँ। वो राइटिंग में था ना, हाँ ये वाला प्रीवियसली। यस देखिए जस्ट जुलाई मंथ से 2.3 बिलियन डॉलर इंडिया डेडिकेटेड फंड से इन्वेस्टर ने पैसा निकाला है। तो ये कहना कि एफआईज की सोच इंडिया के ऊपर बदल गई है, वो छोड़िए, ये इन्वेस्टर का आइडिया इंडिया के ऊपर नेगेटिव बन गया है। अभी एक आम निवेशक क्या सोचता है उधर? उसको पता है कि ट्रंप इंडिया के ऊपर मार लगा रहा है, तो नेचुरली उसको इंडिया के ऊपर डर है। इसलिए अब में दिख रहा है कि क्लियरली अगर इन्वेस्टर के मन में कुछ बदलाव आना चाहिए तो ट्रंप की एक्शंस में बदलाव दिखनी चाहिए। करेक्ट। और कहां जा रहा है ये देखिए, ये 2.3 बिलियन से 40% यूएस से है पैसा। राइट। तो नेचुरली यूएस बेस्ड निवेशक, उनको पता है कि ट्रंप अपने जो भी इंडिया रिलेटेड है 50% टैरिफ, आईटी के ऊपर H1B, फार्मा के ऊपर लगाओ, ये लगा रहे हैं। तो इसलिए वो डर गए हैं कि क्या ये कहां पे जाके खत्म होने वाला है, ये वाला जो ट्रंप और इंडिया का जो सिलसिला चल रहा है। तो 40% ऑफ द आउटफ्लोज हैव कम फ्रॉम यूएस, और ये लग्जमबर्ग के 800 मिलियन में भी यूएस का नाम होगा, क्योंकि लग्जमबर्ग एक टैक्स हेवन है। ऐसा नहीं कि लग्जमबर्ग के निवेशक है वो खाली वो फंड को उधर लगा के डालते हैं। तो यूएस का बहुत बड़ा हाथ है। अब ये देखिए कि उन्होंने निकाला इंडिया से पैसा, कहां पे डाला? इंडिया से 2.3 बिलियन निकाला, मगर 10 बिलियन प्रेशियस मेटल्स में डाला। तो अब देख रहे हैं आप गोल्ड और सिल्वर के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? क्यों बढ़ रहे हैं? एक ही महीने की बात कर रहे हैं हम भैया, 10 बिलियन डॉलर प्रेशियस मेटल्स ईटीएफ में गया है इन निवेशक का। तो क्लियरली निवेशक को दो चीज है, एक तो ट्रंप इंडिया की बात छोड़िए, ओवरऑल ट्रंप की जो माहौल है, जो टैरिफ वाली माहौल में, उस अनसर्टिनिटी में वो गोल्ड और सिल्वर के ऊपर अपना भरोसा रख रहे हैं। और सेकेंड बात है कि जो फेड की रेट कट की बात हो रही है, तो डॉलर वीक होगा, तो डॉलर से पैसा निकाल कर गोल्ड और सिल्वर में निवेश कर रहे हैं। इसके अलावा थोड़ा बहुत कमोडिटीज में भी डाल रहे हैं। तो क्लियरली वर्ल्ड वाइड एक फ्लो सिचुएशन में
गोल्ड और सिल्वर के लिए पॉजिटिव फ्लोस आ रहे हैं, क्योंकि कमोडिटीज फंड्स के अंदर भी गोल्ड आता है, राइट? राइट। तो ये होगी फ्लोस की बात। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ट्रंप का मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएस बेस्ड निवेशक जो पैसा निकाल रहे हैं हमारे देश के फंड से। सेकेंड है फंड मैनेजर एक्शन, यानी एक्टिव ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट, इसको जेम कहते हैं। एक्टिव का शेयर लास्ट ईयर सितंबर, इसलिए हमने 1 साल का रिटर्न मैंने दिखाया आपको, 21% था। हमारा पैसिव इंडेक्स में 16.9 है। आज वो ऑलमोस्ट 1% अंडरवेट बनाए हैं इंडिया को। अगेंस्ट पैसिव 16.9, आज शेयर डाउन है 16। कहां पे पैसा गया है? चाइना का 28% बढ़ गया है। तो दोनों चीजें हैं भाइयों के, एक तरफ निवेशक पैसा इंडिया डेडिकेटेड फंड से निकाल रहे हैं, और दूसरा जो इमर्जिंग मार्केट के अंदर पैसा आ रहा है, वहां पे फंड मैनेजर भी एक एंटी इंडिया आउटलुक अगर आप कहें, यानी इंडिया को अंडरवेट कर रहे हैं। और ये दोनों के पीछे मसला एक ही है, ट्रंप और टैरिफ। और ये क्यों, वो वाला एक स्लाइड है जहां पे और लिखित वाला स्लाइड, नीरज जी दिखाइए। क्या है एफआईएस की व्यू, यानी ये जो एक्टिव फंड मैनेजर की व्यू, उनको ये है कि ये टैरिफ का इंपैक्ट हमारे लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट के ऊपर, ये 6.5-7 को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जीएसटी, आरबीआई रेट कट, टैक्स कट, ये फलाना करके, मगर उन्होंने निवेश किया था कि ये देश 8 से 10% जीडीपी ग्रोथ पे जाने वाली देश है। और किसका, उसका क्या बेसिस था? चाइना +1, यानी चाइना जो अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं उसको इंडिया सब्स्टिट्यूट करेगी। ये था 1 साल 1.5 साल पहले आउटलुक, उस प्रॉमिस को उन्होंने निवेश किया है। इसीलिए वो जो भी पीई था 1 साल पहले, हमारा पीई भी बहुत महंगी थी, फिर भी एफआईएस पैसा डाल रहे थे इंडिया में। क्यों? क्योंकि आज वैल्यूएशन की बात हो रही है। अरे वैल्यूएशन इज नॉट द मेन इश्यू, वैल्यू इश्यू इज किस चीज के ऊपर दिख रहा है, क्योंकि पीईजी रेशो होता है एक, मैंने उधर लिखा है क्या है वो, प्राइस अर्निंग्स रेशियो बेस्ड ऑन द ग्रोथ रेट, यानी पीई रेशियो को वो एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट से डिवाइड करते हैं। और अगर देश की ग्रोथ रेट बढ़ रही है तो पीई रेशियो आपको हाई दिखेगी, मगर पीई ग्रोथ रेशियो आपको कम दिखेगी। तो इंडिया का उनका जस्टिफिकेशन, और ये क्यों यूएस, क्योंकि यूएस एक सिंगल देश, 30% वर्ल्ड का जीडीपी का हिस्सा उसके पास है भैया, और उनका पर कैपिटा जीडीपी $90,000 है, हमारा $3,000 है। तो उस मार्केट को अगर हम नहीं बेचेंगे तो हमारा ये 8 से 10 तो ख्वाब ही रहेगा। उसको रियलिटी में कन्वर्ट करना है तो ये टैरिफ के मसले को सॉल्व करना ही है। तो इसीलिए मेरा मानना है कि इसको टर्प में कहता हूं, TURP, कि क्या है ये, टर्प या टैरिफ, दोनों टी है। टैरिफ का अनसर्टेनिटी रिस्क प्रीमियम इंडिया को भरना पड़ रहा है, एज इट इज मार्केट को ओवर द रिस्क फ्री रेट, फिर ओवर द बोरोइंग रेट, डेट मार्केट रेट के ऊपर एक प्रीमियम देना पड़ता है। इसको ऊपर ये मिस्टर ट्रंप स्टॉक टैरिफ का जो भी अनसर्टेनिटी क्रिएट किया है, वो रिस्क प्रीमियम बढ़ने के कारण ही। तो सॉल्यूशन क्या है भैया? सिंपल सी बात है, आउटलुक के लिए अनलेस टैरिफ, ये जो पीयूष गोयल पहले उधर से आए थे, फिर पीयूष गोयल गए थे, फिर मिस्टर अनंत नागेश्वर ने कहा कि नवंबर एंड तक मैं देख रहा हूं कि ये टैरिफ हट जाएगी और 10 से 15% में आएगी, ये सब आपको होना चाहिए अनलेस एंड अनटिल आपको वो एक पॉजिटिव। तो दो चीज क्लियरली सामने आती है, एक है कि इंटरनेशनली यूएस बेस्ड निवेशक इंडियन फंड से पैसा निकाल रहे हैं, क्योंकि उनको डायरेक्ट दिख रहा है कि ट्रंप इंडिया के खिलाफ एक्शन ले रही है, नंबर 1। सेम टाइम फंड मैनेजर्स भी इंडिया को अंडरवेट कर रहे हैं, क्योंकि वो भी देख रहे हैं कि ये टैरिफ का इंपैक्ट दिख रहा है। तीसरी बात है कि जितना भी वो सेलिंग कर रहे हैं, जितना भी डीआई का बाइंग होता है, ये आपको मार्केट के रिटर्न में बदलाव नहीं ला रहा है, फर्दर फॉल से प्रोटेक्शन दे रहा है डीआई। तो अगर इंडियन मार्केट की मैं समरी करूं तो आज एक बुलिश इकोनॉमिक डेटा सामने है, मगर बैरिश मार्केट का आउटलुक भी सामने है। बदलाव के लिए बदलाव होना है विदेशी लोगों का, निवेशक, विदेशी फंड मैनेजर का, और ये तब होगा जब टैरिफ ट्रेड वाला प्रॉब्लम है
उसमें कोई सॉल्यूशन दिखे, तभी आपको एफआईएस की वापसी दिखेगी और उस एफआई की वापसी ही हमारी मार्केट को इस बैरिश ट्रेंड से बुलिश ट्रेंड में बदलाव करवा सकती है। ये साफ तो क्लैरिटी सुनील सर ने ये, मतलब मैंने इसलिए बीच में इंटरप्ट नहीं किया क्योंकि ये आई ओपनर एनालिसिस है। मैंने अब तक सर इतना बेहतरीन एनालिसिस किसी से नहीं सुना, क्योंकि इसमें कुछ चीजें जो मिसनॉमर थे वो क्लियर हुए। यानी एक तो मोटे तौर पे आता है कि एफआईआई कितना भी खरीद ले, जो इस डेटा में साफ दिख रहा है, कितना भी आप खरीद लो, एफआईआई के बिना मार्केट नहीं चलेगा। 5 लाख करोड़ खरीदा उन्होंने, सिर्फ 1 लाख करोड़ बेचा, और आपके मार्केट के हाल देख लो। नंबर 1। नंबर 2, टैरिफ को ये कहना कि हम तो कुछ भी करके निपट लेंगे, हम बहुत ताकतवर देश हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ये सब बातें नैरेटिव्स हैं। दरअसल टैरिफ का फेयर बहुत ज्यादा है, इसीलिए ग्रोथ प्रोजेक्शंस कम करके एफआईआईज नेगेटिव हो रहे हैं। फंड मैनेजर को भी डर लग रहा है कि यार पीईजी पता नहीं कहां जा रहा है। तो ये जो बार बार सर कहा जाता है कि हमारा रिटेल इन्वेस्टर डोमेस्टिक फंड दम लगा के खरीद रहा है, चिंता की कोई बात नहीं, एफआईआई लौट के आएंगे, ये सब नैरेटिव्स हैं, बातें हैं। दरअसल इस डेटा से ये इंपॉर्टेंट डेटा है कि बहुत छोटी सी इन्होंने एज कंपेयर टू बाइंग सेलिंग की है, और आपके मार्केट की हालत देख लीजिए। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा और आप डिस्कस करिए। तो पहले तो ये बताइए कि एफआईआई कितना भी खरीद बेच, डीआईएस कितना भी खरीद लें, म्यूचुअल फंड कितना भी दम लगा लें, लेकिन मार्केट चला नहीं पाएंगे अगर एफआईआई नहीं आया तो। देखिए, ये सुनकर बहुत नाराज हो जाएंगे लोग। सर मगर डेटा है, क्या है कि हमने से अल्टीमेटली डेटा को हम इग्नोर नहीं कर सकते, राइट? तो क्या है कि देखिए, तो अब वही मैं कह रहा हूँ कि एक उम्मीद रख के जाना चाहिए कि कुछ ना कुछ तो बदलाव आएगा इन टर्म्स ऑफ दिस। और ये पिछले हफ्ते की बात ही सुन लीजिए जो आप कह रहे हैं ना। देखिए यहाँ पर डीआईएस का 2 हफ्तों में 28,000 करोड़ का बाइंग रहा है, एफआईएस का 21,000 करोड़ का सेलिंग है, फिर भी मार्केट की रिटर्न नेगेटिव है। और पिछले हफ्ते की बात करें तो शायद डीआई की बाइंग थोड़ी कम रही है कंपेयर टू एफआई की सेलिंग, इस 19 वर्सेस 17, तो थोड़ा उनका सेलिंग ज्यादा था। तो आप क्लियरली इसमें देख सकते हैं कि एफआईसी मार्केट को हिला रहे हैं, यानी हमारी डीआईएस मार्केट को स्टेडी स्टेट में रख रहे हैं। ऊपर बहुत ज्यादा जाने या नीचे जाना ये हमारे हाथ में नहीं है, कुंडली एफआई के हाथ में। एग्जैक्टली, आप बहुत देखते हैं कि अरे डोमेस्टिक स्ट्रेंथ, आत्मनिर्भरता है हमारी फ्लोस में, वो सब प्रोटेक्ट करने की काम कर रही है। ये सोचिए कि अगर ये डीआई का फ्लोस नहीं था तो आज तो वाट लगती हमारी स्टॉक मार्केट की ना। तो वो प्रोटेक्शन जो मिला है वो बहुत बड़ी बात है। तो क्योंकि देखिए रिटेल निवेशकों को भी नाराज नहीं होना है कि देखिए मेरा रिटर्न, अब ये 1 साल का रिटर्न नेगेटिव है तो जाहिर है कि 1 साल का एसआईपी का भी रिटर्न नेगेटिव होगा। तो किसी को पैनिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी सिचुएशन परमानेंट नहीं होती है, राइट? ऐसा समझना कि हम ट्रम्प के साथ टैरिफ की बात कभी सॉल्व ही नहीं करेंगे, ये गलत है। उम्मीद रखनी चाहिए, कब होगा यही प्रॉब्लम है। तो आज जो भी करेक्शंस हो रहे हैं वो एक लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटीज ही है, मगर वो कब रिजल्ट में दिखेगी वो मैं बता रहा हूं कि टैरिफ के सिचुएशन में, ट्रेड टॉक्स के सिचुएशन में एक पॉजिटिव बदलाव की जरूरत है, और वो जरूर होगा। शायद मिस्टर अनंत नागेश्वरन सीईए ने कहा नवंबर एंड तक हो जाए, ना हो जाए, कभी ना कभी तो सॉल्व होना है। ये ऐसा नहीं है कि बिना सॉल्यूशन के रहेगा ये बात, राइट? क्योंकि याद रखिए यूएस को भी अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में इंडिया जरूरी है, लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में शायद उसका नॉट वेरी बिग शेयर ऑफ देयर ट्रेड डेफिसिट। हमारा $50 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है, उनका 1.2 ट्रिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। तो इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग इन द करंट स्कीम ऑफ थिंग्स। हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स 90 बिलियन है गुड्स का, उनका टोटल इंपोर्ट्स 3 ट्रिलियन है। सो वी आर वेरी स्मॉल इन टुडे, बट एक फ्यूचर आउटलुक पे देखें तो डेफिनेटली एज अ पॉलिटिकल एज वेल एज इकोनॉमिक, इंडिया एंड अमेरिका दोनों दे नीड ईच अदर एज इकोनॉमीज। अमेरिका को अगर इन्फ्लेशन भयंकर बढ़ के नहीं जाना है तो एक लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग इन सपोर्ट अलोंग विथ मागा,
अमेरिका में थोड़ी शिफ्ट करके उधर भी नौकरियां बढ़ने की जरूरत है, मगर उनको सभी चीज अमेरिका में नहीं बना सकते क्योंकि कॉस्ट ऑफ लेबर उतना हाई है। तो एक ऑल्टरनेटिव टू चाइना के तौर पर ये जो चाइना +1 का स्टोरी था, मीडियम टर्म में प्ले आउट जरूर होगा, ये उम्मीद हमें रखना चाहिए। शॉर्ट टर्म में ये सब बातें ये करेंगे, मगर सिचुएशन ऐसी है कि आज हम और डोमेस्टिक से अच्छी खबर सुन के मार्केट में बदलाव आएगा ये मत सोचिए। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा सर, क्योंकि देखिए जीएसटी हो गया, जीडीपी का नंबर अच्छा था, 12,75,000 रुपए इफेक्टिवली टैक्स फ्री इनकम हो गई आपकी, इन्फ्लेशन एकदम नीचे चल रहा है, जीएसटी कलेक्शन 1,80,000 करोड़ ऑलमोस्ट स्टेबल हो गया सालाना। स्टिल वी आर नॉट रिएक्टिंग टू एनी पॉजिटिव न्यूज। सो इसका मतलब इस डेटा में जो आपने अभी डिकोड करके एक्सप्लेन किया, और फिर रोज न रोज कोई ना कोई एक नई खबर अमेरिका से आई जाती है, सब कुछ नॉर्मल होता है। अच्छा, मजे की बात सर ये है कि हम लोग थोड़ा फार्मा की बात करते हैं। पहले मैं आपको फार्मा में ट्रम्प का वो ट्वीट दिखाता हूँ। एक मिनट बिफोर दैट, यही स्लाइड पे एक मिनट के लिए, एक सेकंड के लिए वो ये स्लाइड दिखाइए कि पिछले हफ्ते से इस हफ्ते में एफआईएस की बिकवाली 6 गुना बढ़ गई। यस, कारण है ये दो चीज, क्योंकि इस हफ्ते दो बुरी खबरें, दो बुरी इन्वर्टेड कॉमर्स पे, ठीक है। हाँ, हाँ, ये हाँ, बुरी है कि नहीं मैं बताता हूं आपको, अगर बुरी इन्वर्टेड कॉमर्स में आई थी, एक आईटी के बारे में और एक फार्मा के बारे में। अब चाहे पहले फार्मा डिस्कस कर लेंगे फिर आईटी डिस्कस कर लेंगे। ओके सर, आईटी वाले में चलिए जब करेंगे तो हम बताएंगे। अब जैसे ये ट्वीट देखिए, इसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि पेटेंटेड और ब्रांडेड दवा अगर यूएस में आप नहीं बना रहे, वहां फैक्ट्री नहीं लगाई है, वहां भूमि पूजन नहीं कर दिया या वहां कंस्ट्रक्शन नहीं चल रहा है, तो 100% हम आपका टैरिफ लगा देंगे। इसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ सर बिटवीन द लाइन कि हम जेनरिक पे कुछ नहीं करेंगे। ये एक उन्होंने ऑप्शन छोड़ रखा। मैं मेरा इंटरप्रिटेशन ये है, क्योंकि वो बहुत शातिर आदमी है, वो उन्होंने लिखा ही नहीं, तो आपके मन में डाउट क्रिएट हो गया कि हमारा डिपेंडेंट जेनरिक पे है, पता नहीं कल को क्या करें। तो अब हमें इस डेटा से आप एक्सप्लेन करिए सर, ये जो फार्मा का डेटा है। एक मिनट, मैं इस ये एक स्लाइड इंपॉर्टेंट है कि वो कि ये जो एक्शन लिया गया था वो इंडिया के खिलाफ नहीं था, क्योंकि यूएस की टोटल इंपोर्ट ऑफ फार्मा प्रोडक्ट्स जो है $235 बिलियन, उसमें खाली 6% है इंडिया से इंपोर्ट। अब ये वैल्यू टर्म्स में है, नंबर टर्म्स में देखें तो 1 आउट ऑफ 4 प्रिस्क्रिप्शन अमेरिका में इंडियन प्रोडक्ट्स की होती है। क्यों? क्योंकि जेनेरिक प्रोडक्ट्स जो इंडिया 95% ऑफ इंडिया का एक्सपोर्ट जेनेरिक होता है, और जेनेरिक प्रोडक्ट्स के दाम बहुत सस्ते होते हैं, तो इसीलिए उनका वॉल्यूम ज्यादा है मगर वैल्यू कम है। इसलिए इन वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स इंडिया इज ओनली 6% ऑफ यूएस इंपोर्ट्स, मगर वॉल्यूम ऑफ ड्रग्स, नंबर ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, ये सब देखें तो इंडिया बहुत से अव्वल नंबर पे कहीं पे नजदीक है। मगर उससे पहले मार्केट ने क्यों नेगेटिव रिएक्ट किया? इसके बावजूद ये जो डेटा दिख रहा है, इसके बावजूद मार्केट ने क्यों नेगेटिव, और मार्केट में यह कहना कि खाली रिटेल निवेशक ने नेगेटिव दिया गलत है, क्योंकि आपको पता है कि एफआईएस की बिकवाली बढ़ गई थी। तो क्यों? अगर प्रीवियस स्लाइड में जाए तो उसमें कुछ छुपा हुआ है। ये ट्रम्प वाली में, हाँ, ट्रम्प वाली में आप सोचिए कि ये देखकर लोग कह रहे कि ये इंडिया में फार्मा पे क्यों नेगेटिव रिएक्शन आया। जैसे आपने शुरुआत किया कि इसमें कहीं पे जेनेरिक का नाम नहीं है, राइट? मगर बात है इसके अंदर ही छुपी है। क्या है वो बात? फर्स्ट, ब्रांडेड। देयर इज अ सेगमेंट कॉल्ड ब्रांडेड जेनेरिक्स। ये भी छुपा लिया देखो। क्रोसिन है, क्रोसिन इज पैरासिटामोल। तो पैरासिटामोल एक जेनेरिक प्रोडक्ट है, मगर डोलो 650 एक ब्रांडेड जेनेरिक है। यस, तो ये वही बोल रहा था, तो खाली ब्रांडेड में लेकर कहना कि जेनेरिक उसमें शामिल नहीं है, गलत है। क्योंकि ये क्या अभी क्लैरिफिकेशन है, जब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करते हैं तब आपको पता लगेगा कि ब्रांडेड जेनेरिक्स को इंक्लूड किया कि नहीं। पहली बात वो है। सेकंड बात, पेटेंटेड आप कह रहे हैं, अब वो पेटेंटेड प्रोडक्ट पे लगा रहे हैं। अब वो पेटेंटेड प्रोडक्ट को इंडिया में और एक बड़ी इंडस्ट्री है, सीडीएमओ, जेनेरिक के अलावा कॉन्ट्रैक्ट ड्रग मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस। अरे पेटेंटेड प्रोडक्ट का कुछ
भाग इधर कॉन्ट्रैक्ट करके इधर अगर इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है तो उस फाइनल प्रोडक्ट पे 100% टैरिफ लगाया तो ऑटोमेटिकली उसके डाउन द वैल्यू चेन उसमें लगेगा टैरिफ का कॉस्ट। करेक्ट। तो ये इंडिया को राहत नहीं है इसमें भैया, समझ लीजिए। बिहाइंड दीज वर्ड्स देयर इज अ हिडन वर्ड विच इज ब्रांडेड जेनेरिक्स और पेटेंटेड का प्रोडक्शन प्रोसेस में कितना इंडिया में बनाते हैं इंडियन फार्मा कंपनीज, उसका असर लगेगा। तो ये इसीलिए एफआईएस ने फार्मा सेक्टर को बेचा है, राइट। और तीसरी बात है कि उन दोनों चीजों में भी अगर उन कंपनियों का प्लांट है अमेरिका में तो बच सकती है। अब आधे कंपनी को प्लांट है, आधे को नहीं है, नहीं है। और दूसरी बात क्या है, ये इस बिल्डिंग लिखा है इसने, हैज बिल्ट नहीं लिखा है इसमें। हाँ, इस बिल्डिंग, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट। ऑलरेडी फार्मा मैन्युफैक्चर कर रहा है, उससे नई नौकरी तो नहीं बनेगी, उसको चाहिए कि आप अब नया शुरू करो। तो जिसका ऑलरेडी फैक्ट्री है वो कह रहे हैं कि और एक नया फैक्ट्री लगाओ। he didn't say कि has built, he said is building। वो कह रहा है कि अभी भूमि पूजा तो करो नए प्लांट का। सर उसने वो वर्ड भी लिखा है, ब्रेकिंग ग्राउंड अंडर कंस्ट्रक्शन। ब्रेकिंग ग्राउंड का मतलब ही होता है भूमि पूजन, आओ भूमि पूजन करो। अंडर कंस्ट्रक्शन माने ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड को डिस्काउंट कर लिया उसने। तो यही इसी स्लाइड में देखिए सब राज छुपा हुआ है। और उनके मन में क्या सोच है वो जब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करते हैं तभी सामने आपको आएगी। तो इसको लेकर कहना कि इंडिया के ऊपर नहीं इंपैक्ट होगा वो बहुत गलत बात है। और एफआईएस ने उसको सही या गलत बाद में दिखेगा, पर ऐसा एफआईएस ने जैसे मैं कह रहा हूं वैसे ही इसको इंटरप्रेट किया है। करेक्ट, करेक्ट, बिल्कुल सही। अब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को वेट करने के लिए जरूरत है, क्योंकि देखेंगे कि क्या ब्रांडेड जेनेरिक्स को एग्जाम करेंगे, क्या पेटेंटेड का जो वैल्यू चेन है उसमें इंपैक्ट, वो तो जरूर आ जाएगा भैया, क्योंकि पेटेंट पे वो बनाएंगे तो उसके वैल्यू चेन में तो आ जाएगा। और थर्ड है ऑलरेडी जिसने कंस्ट्रक्ट किया उसको क्यों राहत देंगे, वो सोच लीजिए। क्योंकि फिर उस एक्शन का इंपैक्ट नहीं है ना। तो मेरे मन में क्या है कि इवन फाइजर समझिए एक प्रोडक्ट को वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, मगर दिस इज अबाउट दैट प्रोडक्ट। तो फाइजर का एक मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है ओजेम्पिक के लिए, मगर उसका दूसरा कोई प्रोडक्ट के लिए नहीं होता है, तो उस प्रोडक्ट में लगेगा। यानी उस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग का भूमि पूजन कर रहा है आपको। ये भी है इसी में दिखे, ये प्रोडक्ट की बात है। एग्जैक्टली सर, यही तो मतलब इसको ढंग से कोई पढ़े तो उसको सब समझ में आ जाएगा कि क्यों बेचा फ्राइडे को इतना बुरी तरीके से। क्योंकि इस खबर को लेकर के जिस तरह से आपने समझाया, हम तो खाली उतना ही पकड़ पाए थे कि यार जेनरिक नहीं लिखा, इसका मतलब जेनरिक भी अंडर रडार है, वो भी लगेगा अभी कुछ ना कुछ। अब सर एक आईटी भी देखिए आप, आईटी भी इसी से में डिस्कस करते हैं। आईटी में H1B वीजा पे खबर जब आई ना तो बहुत ही अजीब टाइप की थी कि हर साल फीस लगेगी $1 लाख, आप अगर छुट्टी पे भी गए हैं तो तुरंत बोर्ड करिए और पहुंच जाइए। लोग, इवन मैंने तो लोगों के ऑफिस मेमो पढ़े हैं कि आप जहां भी हो कैसे आएंगे मुझे नहीं पता, आप आइए बस, अदरवाइज आप शादी छोड़ दीजिए, कुछ भी करिए। फिर 4-6 घंटे बाद उसका एक क्लैरिफिकेशन आया कि नहीं नहीं ये वन टाइम है, नए वीजा पे है, अगली लॉटरी में है, और जो लोग बाहर है उनके लिए कोई रियायत नहीं है। फिर भी मार्केट क्यों गिरा, क्वेश्चन यहाँ पे आता है। जब इतनी क्लैरिफिकेशन दी तो क्यों गिरा, मैंने पड़ताल की और मैंने इस पे एक स्पेशल शो भी किया सर। क्योंकि ट्रम्प ने अब ये तय कर रखा है वहां पे H1B को लेकर के कि वहां पे एक मिनिमम वेज तय करने की प्रोसेस चल रही है कि इस सर्टेन पेमेंट से कम पे H1B मिलेगा ही नहीं। मतलब शायद वो $1,57,000 $1.57 लाख मिनिमम वेज रखी जाएगी, इससे ऊपर H1B मिलेगा। मतलब ये हुआ कि जो हमारे बॉडी शॉपिंग या ऐसे लोग भेज देते थे उनको तो H1B मिलेगा ही नहीं। अगर आप H1B का क्राइटेरिया ही चेंज करे दे रहे हैं तो भी तो इंपैक्ट आएगा ना हमारे ऊपर, भले ही हम कम रखें। तो ये जो अनसर्टेनिटी बना रखी है ट्रम्प ने, उसकी वजह से बहुत दिक्कत आने वाली है। कुछ पता ही नहीं कब कहां क्या कर दे। फिर F1 पे प्रॉब्लम आ रही है, जो स्टूडेंट हमारे पढ़ रहे हैं उनको H1B मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं किसी को। L1 पे प्रॉब्लम कर रखी है, EB 1 2 3 4 पे प्रॉब्लम कर रखी है। जे जो डॉक्टर को मिलता है वीजा, उसमें भी ये क्लॉज आ रहा है कि आपको
हिंटरलैंड में जाके पहले 2 साल नौकरी करनी पड़ेगी अगर आप वो उस वीजा पे आ रहे हैं तो, क्योंकि वो H1B से एग्जेम्प्ट है। तो इतने सारे कॉम्प्लेक्स बना रखे हैं कि बेचारे आईटी वाले भी कुछ नहीं समझ पा रहे हैं कि हो क्या रहा है। सर आप इस पे बताइए कि आईटी की तस्वीर क्या बन रही है। एक मिनट, इसी स्लाइड पे आपने H1 की हाँ। बात कही, किसी ने वो भी नहीं लिंक किया, मगर FIS ने लिंक किया है। पता है क्या है? अगर इस बेसिस पे एक फार्मा कंपनी कहती है कि मैं उस प्रोडक्ट को अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग शुरू करूंगा टू अवॉइड द टैरिफ, करेक्ट? समझिए, डिसीजन ले लिया। अब उधर एम्प्लॉय के लिए H1B कैसे मिलेगा? एग्जैक्टली। देखिए, ये H1B खाली आईटी वाली बात नहीं है, फार्मा पे ऊपर में मैं प्लांट लगा दिया, मगर यूएस में टेक्निकल स्किल्ड R&D फार्मा का लेबरर्स कहां पे है? और है तो इतने महंगे होंगे। अरे मैं तो यही ना, ये फाइजर ले लो, जॉनसन एंड जॉनसन जो भी है, वो सब मैन्युफैक्चरिंग लो कॉस्ट डेस्टिनेशन में कर रहे हैं। अब ये प्लांट वहां पे रख के अगर उनको उधर एम्प्लॉय भेजना है तो H1B पे $100,000 का फी भरना होगा। तो H1B का इंपैक्ट फार्मा के ऊपर भी है भैया। यस, H1B केवल आईटी के लिए मत समझिए, वो तो अक्रॉस द बोर्ड कोई भी लेता है उसको। एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं सर मैं आपको, ट्रम्प, मतलब मुझे ये यूएस के ही जो इनसाइडर उन्होंने बताया कि ट्रम्प का इरादा ये है कि आप $1 मिलियन खर्च करो और वीजा लो। धीरे धीरे उधर ले जा रहे हैं लोग कि आप इधर आओ, ये लो H1B तो छोड़ो, आप इसका कोई मतलब नहीं, आप गोल्डन वीजा खरीदिए मुझसे। एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हो रही थी H1B के बाद, तो वहां जो ऑफिशियल्स खड़े थे उन्होंने बाकायदा 1-on-1 क्वेश्चन में आंसर किया था कि हमारा इरादा क्या है, गोल्डन वीजा, प्लेटिनम वीजा, ये सब हम ले जाएंगे और हमको ये चाहिए। और एक डेटा मैं आपको बता दूं सर, 80,000 एप्लीकेशंस ऑलरेडी देयर आर फॉर गोल्डन वीजा, 80,000। तो ये जो सिनेरियो बन रहा है ना, ये इट्स अ वेरी बिग गेम। अभी इसको अंडरप्ले नहीं कर सकता, अभी इसको वैसे ही टैकल करके समझना पड़ेगा और बड़ी मुश्किल आएगी। तो जो सर आपने लास्ट में एक हमें बात बताई है ना, मुझे तो लगता है कि उसको कैसे डील किया जाए वो बताइए। जो बेयरिश ऑन इकोनॉमी वाला है, असली खेल तो यही है सर, ये जो आपने लास्ट में रखा है ना, दिस वन। अब मेरा क्वेश्चन ही यही है कि क्या ऐसा होगा कि खुश होंगे? तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए अभी पीयूष गोयल जी लौट आए हैं, कुछ हुआ नहीं है, वापस आ गए, कुछ नहीं हुआ। क्या कुछ ट्रांजैक्शन होगा, कुछ लेन देन होगा? मतलब कुछ हम रिलीज छोड़ेंगे, कुछ वो, जैसे उन्होंने H1B हम शर्त लगा रहे हैं और वो रशियन ऑयल की कंडीशन लगा रहे हैं, यहीं पे गाड़ी फंस गई और कुछ नहीं हुआ। तो क्या एक ऐसा समय आपको लगता है कि नवंबर तक में, जो नागेश्वर जी कह रहे हैं, कुछ बात बन सकती है लेन देन में? आप होपफुल हैं? मैं थोड़े होपफुल हूँ, क्योंकि देखिए एक है एनर्जी के बारे में, ओके। तो एनर्जी में क्या है कि एक चीज मैंने कहीं पे पढ़ा था कि यूएस से जो कॉर्न है उसको इंपोर्ट करके खाली पेट्रोल में एथेनॉल मिक्स करने के लिए उसका उपाय किया जाए। ओके। तो क्या होता है, उनको भी एग्रीकल्चर में एंट्री मिलता है और हमें भी एनर्जी का प्रॉब्लम, क्योंकि पेट्रोल में एथेनॉल का मिलावट का जो हम ये कर रहे हैं, आगे लेके जा रहे हैं, उसके लिए हम अमेरिकन कॉर्न का लेकर एथेनॉल के तौर पर मिक्स करने के लिए ले सकते हैं। तो एक तीर से दो निशाना, माने एक तरफ एनर्जी का इंपोर्ट का, एक तरफ थोड़ा ड्रॉप होगा हमारा एनर्जी की रिक्वायरमेंट, क्योंकि पेट्रोल में अगर एथेनॉल का मिक्सिंग बढ़ाते हैं। सेकंड चीज है, अमेरिका का भी एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को इंडिया में घुसने देते हैं। तो ये एक सिल्वर लाइनिंग में कहूंगा, कितना ये एक्चुअली में होता है, मगर ये मैंने सुना तो ये मुझे लगा कि एक अच्छी खबर एक तरफ से है जो एक सॉल्यूशन की ओर बढ़ सकती है। सेकेंड चीज यह है कि सुना है कि हमारे लिए जो अच्छी खबर उसमें आ रही है कि रशिया में तेल की सप्लाई घट रही है, वो अपने एक्सपोर्ट्स को स्टॉप कर रहे हैं। उनके जो रिजर्व्स है उसमें थोड़ी कम होने के कारण, क्योंकि उन्होंने बहुत भयंकर पंपिंग किया है वॉर को फाइनेंस करने के लिए। तो ये भी खबर मैंने पढ़ा कि रशिया ने एक्सपोर्ट्स को स्लो डाउन करने की डिसीजन ली है। अगर वो होता है तो ऑटोमेटिकली विदाउट एडमिटिंग के अमेरिका के दबाव के कारण इंडिया रशिया से नहीं खरीद रहा है,
रशिया की ओर से अगर उन्होंने कहा कि मैं कम करा रहा हूं, तो एक विंडो ओपन होता है इंडिया को कि अमेरिका से ऑयल खरीदने का, क्योंकि इंडिया ने ऑलरेडी बता दिया उनको कि अगर रशिया से ना खरीदे, हम ईरान से भी ना खरीदे और वेनेजुएला से भी ना खरीदे, तो कहां जाएं हम, क्योंकि 3 देशों के ऊपर उन्होंने सैंक्शन लगा दिया है। एक वेनेजुएला है, एक ईरान है और एक रशिया है। तो अगर तीनों को हमारे लिए शट हो गया तो हमारी देश की हालत क्या होगी। तो अमेरिका शायद वो उसको सब्स्टिट्यूट कर सकती है, मगर जैसे मैंने कहा, ये नाइदर रशिया कैन कम डाउन और अमेरिका इंडिया कैन कम डाउन। तो एक सोल्यूशन ये हो सकता है, क्योंकि रशिया में मैंने ये भी पढ़ा कि वहां पे कुछ दिक्कत आ रही है इन टर्म्स ऑफ दे ओवर यूज देयर ऑयल रिसोर्सेज, थोड़ा उसको स्लो डाउन करना है, तो एक्सपोर्ट्स के ऊपर एक स्लो डाउन है। तो शायद एक विंडो ओपन हो सकता है जहां पे इंडिया अमेरिका से गैस और ऑयल भी खरीदें। तो ये सब मैं जिस कह रहा हूँ, ये कोई भी एक दीज आर ऑल स्मॉल क्लचिंग स्ट्रॉस इन द विंड कहते हैं अंग्रेजी में उसको, राइट, उस तरह की है, राइट, इन टर्म्स ऑफ दिस। और मेरा मानना है कि अमेरिका की ओर से री इनिशिएट हुआ ट्रेड टॉक्स, जो बंद हो गए थे 50% टैरिफ लगने के बाद, पहला विजिट अमेरिका का इंडिया में था। करेक्ट। तो उनकी तरफ से भी एक सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश जारी है ना, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कंप्लीटली बंद कर दिया है। तो यहीं पे मेरा मानना है कि कुछ ना कुछ एक इंटरम ट्रेड डील की तरह रिलीज हो सकता है, वही बड़ा रिलीफ होगा, क्योंकि एफआईएस के मन में फिर लगेगा कि इंडिया एंड अमेरिका आर वर्किंग टुवर्ड्स अ सॉल्यूशन, क्योंकि आज के दिन तक वो नहीं दिख रहा है। तो मेरा मानना है कि ये सब है। तो मेरे ख्याल जैसे अनंत नागेश्वर ने कहा नवंबर 30 तक ही इज एक्सपेक्टिंग द न्यूज, तो लेट अस वेट फॉर दैट टाइम, दैट इज ओनली होप वी हैव कि कुछ हो जाए, राइट। दो मिस्टर पीयूष गोयल जाके आगे, उसकी टीम आगे कुछ पॉजिटिव्स जेनरिक बात किया, मगर स्पेसिफिकली कुछ आउट नहीं आया कि यहाँ पे सॉल्यूशन दिख रहा है। मगर टॉक्स जारी है, तो समझिए कि सॉल्यूशन, किसी तरह के सॉल्यूशन, मे बी नॉट अ फुल सॉल्यूशन, आ जाएगा। तो ये उम्मीद हमें रखना ही है, मगर अगर होगा तभी आपको एफआईएस की कुछ ना कुछ वापसी आप देख पाएंगे। तो जाहिर है कि वो होना ही है। तो दैट्स अ सिंगल मोस्ट इम्पैक्ट फैक्टर इम्पैक्टिंग अस टुडे फ्रॉम अ एफआईआई पर्सपेक्टिव। नहीं, सो सी वी कैन ऑलवेज कंफर्ट आवरसेल्व्स कि हमारे देश की जीडीपी में कोई असर नहीं हुआ, अमेरिका के टैरिफ, ये सब एक पॉलिटिकल स्पीच, एक मन को राहत दिलवाने वाली चीज है। अगर अल्टीमेटली मार्केट में है और मार्केट में रिटर्न चाहिए, तो अमेरिका का मार्केट हमारे लिए खुलना चाहिए मीडियम टर्म में, नो डाउट, सेकंड थॉट अबाउट इट। सिंपल है। देखिए, इस शो का मतलब ये है कि हम लोग करते हैं कि डेटा है और सच है, उस आप कितनी अच्छी स्टोरी हम सुना रहे, लेकिन डेटा सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो कुछ भी कर लो आप अंत में कहोगे यार बातें बहुत अच्छी करते, लेकिन स्टॉक नहीं चल रहा है, मार्केट नहीं चल रहा है। वो इसलिए नहीं चल रहा ना क्योंकि हम आपको रियल रीजन दिखा रहे हैं कि 5 लाख करोड़ खरीदा और हमने 1 लाख करोड़ बेचा, मार्केट की हालत देखो आप। तो दिस इज द पावर ऑफ एफआईआईज, प्लीज उनको डिस्कार्ड मत करो। और ये जो गुणगान लोग करने लगते हैं ना अचानक से, उसके डीप में जाके समझो, उसको ब्रेक डाउन करो। मेरे को लगता है सर, ये आज का शो ना हर आदमी को 2-2 बार देखना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे नंबर्स को डिकोड किया गया है और ये आपकी आंखें खोल देगा कि हाउ रियल पिक्चर इज एंड हाउ मार्केट ऑपरेट्स। आप हवाबाजी मत करो। इसलिए थैंक्स टू सुनील सर कि इतना बेहतरीन एनालिसिस हमें करके देते हैं, जो आपको समझ में आएगा कि क्यों हो रहा है। वो क्यों का सवाल जो बार बार मन में आता है, उसका जवाब इस शो में मिलेगा। सर थैंक यू सो मच। और इस हफ्ते दशहरा भी है, तो आपको एडवांस में शुभकामनाएं, दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 4 दिन का ट्रेडिंग सेशन होगा। जी सर बोलिए। नहीं, एक ही बात, आप आईटी के बारे में, फार्मा के बारे में हमने बताया कि बहुत से डाउट्स है अभी, तो फार्मा का आउटलुक कहना मुश्किल है। आईटी का करेक्शन भयंकर हुआ है, 1 साल का जो डेटा था उसमें 20% आईटी करेक्ट हुआ है, जबकि निफ्टी का 6% ही हुआ है, राइट। तो भयंकर करेक्शन हुआ है, तो उसमें एक जो राहत है कि आईटी में इतने गिरावट के बाद और 20% और 1 साल में गिरेगा नहीं, ऐसे एक कंफर्ट में एक ही स्लाइड, एक डिविडेंड यील्ड वाला, क्योंकि एक सेफ्टी आता है टुडे आईटी सेक्टर में। मैं कह रहा हूं कि जिन्होंने निवेश किया या करने की सोच रहे हैं कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी मैं रेकमेंड कर रहा था। अब शॉर्ट टर्म की बात छोड़िए, मगर एज अ डिविडेंड यील्ड आपको आईटी टुडे इज इन अ वेरी अट्रैक्टिव फ्रेम। वो एक या मैं आप कंटिन्यू करिए सर, मैं दिखाता हूं। तो मेरा क्या कहना है कि आईटी में निवेश करके मैं सलाह बार बार देता आ रहा हूं। आई नो द रिटर्न्स हैव नॉट
लिव्ड अप, अभी तक वो कॉन्ट्रा कॉल सही गई नहीं है एक्चुअली। दो बिफोर द H1B म्यूचुअल फंड मैनेजर ने खरीदना शुरू किया था और एक महीने का उस वक्त में आईटी का रिटर्न बेटर देन निफ्टी था। फिर ये H1B का डेटा आकर आपको थोड़ी उधर कंफ्यूजन क्रिएट किया है, मगर आज के दिन में देखिए दिग्गज है कि कंपनी से 2 to 4% का डिविडेंड यील्ड आपको मिल रहा है इन स्टॉक्स में। तो एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात करें, ऑलरेडी करेक्शन ज्यादा हो चुकी है, डिविडेंड के तौर पे आपको एटलीस्ट आपका जो एक रिटर्न है थोड़ा बहुत तो बन रहा है इसमें, जो बाकी स्टॉक्स में नहीं है। उसके ऊपर जैसे एफआईएस के मन में बदलाव आएगा, हम उसी की बात करें कि मार्केट को ऊपर चलना है तो एफआईएस को वापस आना है, मगर अगर एफआईएस वापस आ गए तो सबसे तेजी से दौड़ने वाली सेक्टर ये होगी। तो क्या बोलते हैं, अगर आप बिलीव करते हैं कि एफआईएस के वापस आने से ही मार्केट दौड़ेगा, तब जब एफआईएस वापस आएंगे तो ये दौड़ेगा। तो आज इतना करेक्शन के बाद तो एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी आईटी का बढ़ गया है ड्यू टू बोथ डिविडेंड यील्ड एंड द सीवियर करेक्शन। वही आई जस्ट वांटेड टू से इन कंक्लूजन। और आज नहीं कल देखिए, ये भी एक पॉजिटिविटी है कि आज नहीं कल वो आएंगे ही। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि वो 2 महीने में आते, 6 महीने में आते, साल भर में आते, आना है उनको। कब आते हैं ये हमें नहीं पता, और कब और एक चीज नीरज में ऐड करूंगा, अगर क्योंकि क्या होता है खबर आज अगर आप ईटी जो भी मनी कंट्रोल सीएनबीसी सभी में देखे तो हर एक दिन आपको एक बड़े दिग्गज ब्रोकर, इंटरनेशनल ब्रोकर इंडिया के बारे में बहुत पॉजिटिव चीजें कह रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली लीजिए या गोल्डमैन सैक्स लीजिए, जो भी है इंटरनेशनल वाले जो ब्रोकर्स और फंड मैनेजर्स जैसे मार्क मोबियस, क्रिस वुड, ये सब लोग कह रहे हैं कि इंडिया हमारा टॉप वेट है, इंडिया मार्केट इज द बेस्ट। ये फिर भी आपको एफआईएस नहीं आ रहे हैं क्योंकि ये खबर आ रही है, यानी इनकी बातों को एफआईएस के फंड मैनेजर अभी तक सुन नहीं रहे हैं, मगर ये इनका पॉजिटिव आउटलुक ही जा रहा है। तो क्या है कि ये ऐसे कि हथौड़ा लग रहा है दीवार के ऊपर, एक ना एक तो क्रैक आएगा, क्योंकि ब्रोकिंग कम्युनिटी ने अपना मन बदल दिया है इंडियन मार्केट के बारे में, मगर एक्चुअल फंड मैनेजर जो एक्ट करते हैं, हु डोंट टॉक बट बाय, उनका मन बदला मगर आएगा, क्योंकि ये लोग सब इंडिया के बारे में पॉजिटिव बातें कर रहे हैं और हर व्यक्ति में देख रहा हूं कि इसको देखकर राहत मिल रहा है, मगर डेटा दिखा रहा है कि वो बेच रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए आपने एकदम सही कहा, जिसको बटन दबानी है बाई वाला, उसका मन नहीं बदल रहा है, बाकी सबका बदल रहा है। तो जितने भी एफआईआई ना, इनको आप एक तीसरी दुनिया का आदमी मानिए ना, वो अमेरिका के साथ में ना भारत के, उनको जिधर पॉजिटिव दिखेगा वो उधर जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि वो अमेरिका के बिहाफ पे हमें बेच रहे हैं ना, उनको जिधर फायदा दिख रहा है वो उधर काम करेंगे। आप कुछ भी बताओ उनको, लेकिन जब उनको कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो बटन दबा देंगे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें समझे तो शायद मार्केट को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया, और अगले हफ्ते छुट्टी भी है, एक दिन की, दशहरा मनाइए अच्छे से, और ये उम्मीद करिए कि एक ना एक दिन चीजें ठीक होंगी। ऐसा नहीं कि हमेशा जिंदगी में समय देखिए बदलता है, कब बदलेगा ये हम नहीं कर सकते, लेकिन टाइम चेंज होता है तो इंतजार करना चाहिए। और यही मौका होता है जब पूरी दुनिया नेगेटिव हो जाती है तो आप अच्छी वैल्यू पिकिंग करने लगते हो, वो आप ढूंढते रहिए कहाँ कहाँ वैल्यू पिकिंग है। तो नेक्स्ट वीक सर फिर मिलेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और ये शो मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज 2 बार जरूर देखिए, क्योंकि इसमें बहुत नंबर हमने यूज किए हैं और वो नंबर इतने इंपॉर्टेंट है कि उनको अवॉइड नहीं कर सकते आप, वो आपके लिए लाइफ है एकदम, उसको समझना ही पड़ेगा आपको। तो कोशिश करते हैं हमेशा हर हफ्ते लगातार की एक बेहतरीन शो आपके लिए पेश करें। सर थैंक यू सो मच, और दशहरे की शुभकामनाएं सभी को। चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करिए, और इस पूरी रिकॉर्डिंग को हम सुनील सर के चैनल पे भी डालते हैं, वहां भी आप इसको आराम से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अगले हफ्ते हम लोग फिर मिलेंगे, देखेंगे मार्केट की स्थिति क्या बनती है।